8th, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश बाबा चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस चैप्टर को समझने से पहले चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इंग्लिश बाबा चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, आप जाके देखिए। सो हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, चेंजेस एट प्यूबर्टी, development of sex organs, secondary sexual characters, role of hormone in initiating reproductive function, reproductive phase of life in humans, how is the sex of baby determined, nutritional needs of adolescent, hormones other than sex hormones, say no to drugs. Let's begin with the first topic, adolescence and puberty. Adolescence and puberty क्या है? आपने देखा होगा जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है वही तभी से उसका ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 10 इयर्स तक बच्चे को हम चाइल्ड ही कहेंगे, लेकिन उसके बाद 11 से लेकर के 19 इयर्स के बच्चे टीनेज ग्रुप में आ जाते हैं। ये टीनेज ग्रुप ही एक एडोलेसेंट ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी, द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी in the youth, or you can say in the children. So the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. तो वो टाइम जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। सो वी कैन से दैट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पहले से होते हैं, बट वो एक्टिव होते हैं एट द टीन एज, or say at the onset of the puberty or adolescence. So adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Adolescence start होता है 11 years से और ये 18 से 19 years तक रहता है। Since this period covers the teens, 13, 14, 15, इसीलिए हम उसको teen age कहते हैं। Adolescents are also called teenagers. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in a boys. तो adolescent period होता है 13 से 19 ईयर का, क्योंकि 13, 14, टीन का साउंड आ रहा है, तो इसलिए वो टीन एज ग्रुप है। लड़कियों में adolescence मतलब onset of puberty जल्दी स्टार्ट होती है rather than boys. The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. ह्यूमन बॉडी में उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो टाइम प्यूबर्टी का टाइम है। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो बॉय और गर्ल में होता है वो होता है ये कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हैं। दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? गिविंग बर्थ टू योर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है जब एक एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच चुका होता है। क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी पे? इंक्रीज़ इन हाइट। आपने देखा होगा जब तक आप 10 साल के होते हैं आपकी हाइट में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन टीन एज पे आपकी हाइट में एकदम से डिफरेंस आता है और उसी टाइम आपकी हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ती है। चेंज इन बॉडी शेप। आपका बॉडी शेप भी चेंज होने लगता है। आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। चेंज इन वॉइस। Reaching the mental, intellectual and emotional maturity. Mentally, intellectually और emotionally changes होते हैं बॉडी में। Development of sex organs. Increased activity of sweat and sebaceous glands. So these are the topics जो हम changes at puberty में study करेंगे। First, increase in height. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारी हाइट में चेंजेस आते हैं, एकदम से हमारी हाइट बढ़ जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स
that is the bones of the arms and the legs elongate and makes a person tall. उस टाइम पे हमारी हड्डियाँ लंबी होने लगती हैं हाथ की और पैर की, और जो कि रीज़न है हमारे टॉल होने का. Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. शुरुआत में लड़कियों की हाइट पहले ज़्यादा बढ़ती है, फिर बॉयज़ की भी बढ़ जाती है, लेकिन 18 ईयर्स तक कहते हैं कि हमारी हाइट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी होती है. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. हाइट का बढ़ना डिपेंड करता है अलग अलग इंडिविजुअल्स पे, क्योंकि हाइट का बढ़ना हमारे खाने पीने से भी संबंधित है. हाइट का बढ़ना हमारे पेरेंट्स की हाइट पे भी डिपेंड करता है, और हेरिडिटिकल जिसे हम कह सकते हैं हो सकता है. तो हाइट बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. ग्राफ रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन हाइट चेंजेस. आप इस ग्राफ में देखिए, ये पिंक कलर की लाइन है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, और ये ब्लू कलर की लाइन है बॉयज़ के लिए. तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक कांस्टेंट स्पीड से दोनों की हाइट बढ़ती तो है, लेकिन गर्ल्स की हाइट कांस्टेंट हो जाती है और बॉयज़ की हाइट उनसे ज़्यादा थोड़ा बढ़ती रहती है. इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इस टेबल में एज इन ईयर्स. 8 साल के बच्चे की हाइट जिसमें बॉयज़ में 72% बढ़ती है तो गर्ल्स की 77 बढ़ चुकी होती है. लेकिन लास्ट में अगर हम देखेंगे तो 18 ईयर्स की एज तक 100% बॉयज़ की भी हो चुकी होती है और 100% गर्ल्स की भी. लेकिन 16 ईयर्स की एज पे 99.50% हाइट गर्ल्स की बढ़ चुकी होती है, जबकि बॉयज़ की हाइट वहाँ पे सिर्फ 98% तक ही बढ़ी हुई होती है. इसका मतलब बॉयज़ की हाइट के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स की हाइट के बढ़ने के. So you must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. अभी मैंने आपको बताया कि हाइट का खाने पीने से भी आपका रिलेशन है. हो सकता है आपकी हाइट आपकी किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर चली जाए, हो सकता है वो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी हो, और चेंजेस हाइट में आ सकते हैं जब आप फिज़िकली कोई एक्टिविटी करते हैं. हाइट बढ़ाने के लिए कोई एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तब भी आपकी हाइट बढ़ सकती है. दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. हाइट का जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से ही मिला होता है. इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स. इसलिए कहते हैं कि जब हम प्यूबर्टी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या फिर हम टीन एज की एज पे पहुंचते हैं तब हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए. This helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for the growth. It's not only about कि हाइट बढ़ानी है, लेकिन हमें ओवरऑल अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छा नरिशमेंट चाहिए हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इमोशनली मेंटली हम उन्हें कोप अप कर सकें, उन्हें हम झेल सकें. चेंज इन बॉडी शेप. The boys have broader shoulder and wider chest. When onset puberty, shoulders generally broaden as a result of a growth. बॉयज़ में आपने देखा होगा कि बॉडी शेप चेंज हो जाता है, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होने लगता है. जब शोल्डर ब्रॉडर होने लगते हैं तो वो चेंज हो रही है उनकी बॉडी में, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज़ द साइन ऑफ द ग्रोथ. इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. द मसल्स ऑफ द बॉडी grow more prominently than in the girls. गर्ल्स में आपने देखा होगा चेंजेस होते हैं, उनका वेस्ट मतलब कमर का रीजन बहुत वाइड हो जाता है, मसल्स ब्रॉड हो जाते हैं. सो दिस इज़ द पिक्चर इट इज़ शोइंग कि जब आप 10 ईयर्स तक होते हैं आपकी हाइट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता, आपकी बॉडी में आपके शोल्डर में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन टीन एज या एडोलेसेंट एज में आपके वो डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं. सो नेक्स्ट इज वॉइस चेंज. At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. जब puberty स्टार्ट होती है तो बॉयज़ और गर्ल्स में वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स बढ़ने लग जाता है. बॉयज़ में लैरिंग्स बढ़ जाता है और एक प्रोट्रूडिंग पार्ट की तरह गले में से बाहर दिखने लग जाता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं. ये गर्ल्स में नहीं होता क्योंकि गर्ल्स का लैरिंग्स ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है
वो बढ़ेगा भी तो भी गले के बाहर ऐसे एडम्स एप्पल की तरह दिखाई नहीं देता. So in girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. Generally, girls have a high-pitched voice, whereas boys have a deep voice. लड़कियों की आवाज़ इस टाइम पे हाई पिच में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि बॉयज़ की आवाज़ थोड़ी डीप या भारी बन जाती है. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and the voice becomes hoarse. Adolescent boys में हो सकता है कभी कभार वॉइस बॉक्स कुछ ज़्यादा ग्रो कर जाता है और इस वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी खरखरी सी और भारी हो जाती है, कह सकते हैं होर्स वॉइस हो जाती है. So increased activity of sweat in sebaceous gland is another sign of puberty. आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्वेट और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, बट एडोलेसेंट एज पे जाने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके फेस पे एक्ने और पिंपल्स भी हो जाते हैं. सो दीज आर द साइंस. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक्ने पिंपल्स एडोलेसेंट एज पे हो. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स and sebaceous gland start. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. And you can see this in the picture. Sweating और acne और pimple का आपने picture दिखाया हुआ है कि वो किस तरह से pimples दिखते हैं. The very important topic now begins, the development of sex organs. At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. आपने चैप्टर 9 में रिप्रोडक्शन एनिमल्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको ये पार्ट भी स्टडी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस द स्पर्म. इन गर्ल्स द ओवरीज enlarge and eggs begin to mature. Also, ovaries start releasing the mature eggs. मेल में जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव होता है या डेवलप होता है तब टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है और टेस्टिस स्पर्म्स को रिलीज भी करता है. सिमिलरली गर्ल्स में ओवरीज में एग स्टार्ट होता है और वो एग रिलीज करना भी शुरू कर देते हैं. दिस इज द पिक्चर आई हैव शोन टू टेल यू द मेल रिप्रोडक्टिव एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Reaching the mental, intellectual and emotional maturity. Period of change in a person's way of thinking. इस टाइम पे सोचने की और कुछ काम को करने की आपकी आदत बदल जाती है. हो सकता है आप ज़्यादा सोचने लगते हो और आपका सोचने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका चेंज होने लगता है. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. एडोलेसेंट वो लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी चीज़ें खुद कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. ये एक फीलिंग है अंदर इंडिपेंडेंट होने की. उस टाइम पे इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाता है क्योंकि अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को वो खुद भी देख रहा है और वो कॉन्शियस हो जाता है कि ये चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं और हम कैसे लग रहे हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबली टाइम थिंकिंग. इंटेलेक्चुअली आप बहुत स्मार्ट हो जाते हैं. आप कह सकते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल एडोलेसेंट एज पे ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उस टाइम पे आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है. लेकिन डिपेंड करता है कौन क्या सोच रहा है और उस ताकत को, उस पावर को आप कहाँ यूटिलाइज करते हैं. इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. इस टाइम पे लर्निंग की एज कहा जाता है. इस टाइम पे जितना ज़्यादा आप किसी न किसी चीज़ को लर्न करें, इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग ओनली. आप कोई भी एक्टिविटीज़, स्केटिंग है या कोई भी अलग एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप उनसे सीखने की कोशिश करते हैं तो आप इस टाइम पे जल्दी से उसको सीख लेते हैं क्योंकि इस टाइम पे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. However, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. उस टाइम पे हो सकता है कि एक एडोलेसेंट अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करे क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो खुद के लिए भी अलग हैं और एक्सेप्ट करना उनको थोड़ा मुश्किल होता है. बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर.
ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। 10 ईयर्स के एज के बाद या एडोलेसेंट और प्यूबर्टी चेंजेस होने वाले जो ग्रोथ है वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ग्रोथ का ही पार्ट है। उसको लेके इनसिक्योर एडोलेसेंट को नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को, क्योंकि ये एक नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग का। Now, very important topic is the secondary sexual characters. The characters which help to distinguish the male from the female are called the secondary sexual characters. Male और female को distinguish करते हैं ये secondary sexual characters. The characters like hair on chest, underarms, development of breast, beard and mustaches are called the secondary sexual characters. तो आपने adult मेल और फीमेल में देखा होगा जो चेंजेस हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं वो यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी नहीं बोला इनको क्योंकि प्राइमरी कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक हेयर ऑन योर चेस्ट, अंडर आर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, मुस्टेच एंड बियर्ड इन बॉयज़ are the secondary sexual characters. In girls, breast begins to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is mustaches and a beard. इस टाइम पे गर्ल्स में ब्रेस्ट पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और बॉयज़ के चेहरे पे बियर्ड और मुस्टेचेस के स्लाइट हेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. As these features help to distinguish the male from the female, that is why they are called secondary sexual characters. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and the region above the thighs or the pubic region. इस टाइम पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के बॉडी में चेंजेस होते हैं और हेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. हेयर डेवलप होते हैं अंडर आर्म्स, थाइज और प्यूबिक रीजन. रोल ऑफ हार्मोन्स. सो व्हाट आर हार्मोन्स? Hormones are the chemicals synthesized and produced by the specialized gland to control and regulate the activity of certain cells and organs. These specialized glands are known as endocrine glands. हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड्स डिवाइड हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक ग्लैंड से सिक्रेट होता है और वो हमारी बॉडी में सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हमारे सेल्स और ऑर्गन्स की एक्टिविटी को. द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. तो ये जो 10 ईयर्स के बाद ये टीनेज ग्रुप में जो चेंजेस हो रहे हैं एडोलेसेंट और प्यूबर्टी पे, ये एक्चुअली हमारे हार्मोन्स ने ही कंट्रोल कर रखे हैं. Hormones are chemical substances. These are secretions from endocrine glands or endocrine system. Hormones एक तरह के chemical substance हैं जो कि gland से निकलते हैं और इन्होंने ही कंट्रोल कर रखा है पूरा हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस को. तो बेसिकली हम एडोलेसेंट और प्यूबर्टी की एज को हार्मोनल इम्बैलेंस भी कह सकते हैं या चेंजेस बिकॉज ऑफ हार्मोन्स भी कह सकते हैं. The male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. Actually में टेस्टोस्टेरोन अभी तक रिलीज नहीं हुआ था बॉडी में, इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव नहीं था बट बॉडी में प्रेजेंट था. जैसे ही टीनेज में पहुंचते हैं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हुआ और टेस्टिस ने स्पर्म्स बनाना स्टार्ट किया. This caused changes in boys about which you have just learned, for example, the growth of the facial hair, जिसकी वजह से बॉयज़ में होने वाले चेंजेस हमें दिखने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फेशियल हेयर्स. Once puberty is reached in girls, ovaries begins to produce the female hormone or estrogen which makes the breast develop. जब फीमेल्स में फीमेल का हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन, तब ओवरीज एग बनाना स्टार्ट कर देती हैं. Once puberty is reached in girls, ovaries begins to produce the female hormone or estrogen which makes the breast develop. गर्ल्स में जब प्यूबर्टी होती है तब हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन
जिसकी वजह से गर्ल्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं और ओवरीज ओवा प्रोड्यूस करती है, जो कि बॉडी में होने वाले चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो दिखता है वो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल बॉडी. मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. उस टाइम पे मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स भी डेवलप हो चुके होते हैं. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. इन हार्मोन्स का कंट्रोल भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है. कितना सिक्रेट होना है, एक अमाउंट भी डिसाइडेड है सिक्रेशन का. हार्मोन्स एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एक टाइम पे टीनेज की बॉडी में सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. इनके सिक्रेशन के से ही एडोलेसेंट में, एक टीनेज में बॉडी के चेंजेस शुरू होते हैं. You are watching this video on your favorite English Baba channel. You can subscribe on Telegram English Baba 123 and you can follow us on Instagram englishbaba.eb. Now let's begin. Role of hormones in initiating reproductive functions. Hormones का सबसे अच्छा रोल है, या कह सकते हैं hormones का ही रोल है हमारी बॉडी में चेंजेस लाने के पीछे. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called a target site. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही रिलीज होगा. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है और एक टारगेट साइट पर जाकर के अटैक करता है. वहीं से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ द फीमेल बॉडी, द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी. डक्ट्स होती हैं, मतलब ट्यूब लगकर होते हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए, और डक्टलेस मतलब वो ट्यूब्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर ग्लैंड अलग साइड पे प्रेजेंट होता है, वहाँ से हार्मोन सिक्रेट करता है और वो हार्मोन एक टारगेट साइट पे जाकर के ही फंक्शन करता है. Hormones from the pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone and estrogen in female. Pituitary gland स्टिमुलेट करता है टेस्टिस और ओवरीज को, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में निकलता है और ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में निकलना स्टार्ट होता है. रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट. और यही हार्मोन बॉडी में रिलीज हो जाते हैं और टारगेट साइट पे पहुंचते हैं. स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. और वहीं से वो स्टिमुलेट करता है बॉडी में होने वाले चेंजेस को. रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज अभी डिस्कस किया हमने इनिशियली कि फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है या प्यूबर्टी है वो बॉयज़ से पहले स्टार्ट हो जाती है. तो कह सकते हैं गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स की एज पे ये स्टार्ट हो जाती है, कि कोई 10 पे, कोई 11 पे, कोई 12 पे, और ये जनरली लास्ट करती है 45 से 50 ईयर्स तक के लिए. द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. वन ovum matures and is released by one of the ovary once in about 28 to 30 days. ओवरीज ओवा डेवलप करती हैं. ह्यूमन फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज हैं, तो इसका मतलब 2 ओवा डेवलप होंगे. ओवा मीन्स एग. बट एक ओवरी एक बार में एक ही एग प्रोड्यूस करती है. तो एक ओवरी जब एक बार में एक एग प्रोड्यूस कर रही है तो उसे प्रोड्यूस करने में 28 से 30 यानी कि 1 मंथ लगता है. उसके बाद दूसरी ओवरी दूसरा ओवा प्रोड्यूस करना शुरू करती है. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg. In case it is fertilized and begins to develop, this results in pregnancy. आपने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर 9 में स्टडी किया होगा कि ओवरीज जब ओवा बनाते हैं तो वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाता है ओवा. और अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया, दैट इज़ अगर उसकी स्पर्म से मेटिंग हो गई, तो वो एक जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और जाइगोट आफ्टर डिवीजन एक एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो आफ्टर डिवीजन एक फीटस बनाएगा. दैट मीन्स इट रिजल्ट्स इन द प्रेगनेंसी. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, जब
ओवा स्पर्म से मेटिंग उसकी नहीं हुई, उस केस में द एग विच इज़ रिलीज्ड, जो एग ओवरी में बना और फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स के थ्रू यूट्रस में पहुंचा एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, तो वो 28 डेज के बाद आप अपने आप वो एग फट जाएगा, ये कह सकते हैं उसकी जो लाइनिंग है यूट्रस की लाइनिंग पूरी जो थिक हो गई थी वो भी अपने आप फट जाती है या शेड ऑफ हो जाती है, और वही उसके ब्लड वेसल्स सब कुछ रिलीज होने लग जाते हैं यूट्रस से. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और यही 28 to 30 डेज के बाद जब भी कोई ओवरी शेड ऑफ होती है with its blood vessels with the thick lining of the uterus, and this is called menstruation. ये केस तब है जब ओवरीज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब ओवरीज ने स्पर्म से मेटिंग नहीं की. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and it is termed as menarche. तो menstruation start हो जाता है at the onset of the puberty और first menstruation is called menarche. So this is the picture which is shown how the periods occur or menstruation cycle. Ovaries ने ओवा बनाया जो ओविडक्ट्स के थ्रू यूट्रस में एक थिक लाइनिंग में कन्वर्ट हो गया. जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब ये थिक लाइनिंग शेड ऑफ होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. जब कोई फीमेल 45 या 50 के मिडिल में रन कर रही होती है तब उसकी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है या फिर स्टॉप होने वाली होती है. सो द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज. और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है किसी फीमेल में एट द एज ऑफ 45 to 50, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बी इरेगुलर, इट टेक्स टाइम टू बिकम रेगुलर. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिखाया हुआ है कि 10 to 11 ईयर्स में मेनार्क स्टार्ट होता है और 40 to 45 और 50 ईयर्स की एज में मेनोपॉज. इनिशियली जब पहली बार कोई मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो वो इरेगुलर होती है, बट वो कुछ टाइम के बाद हार्मोनल चेंजेस होते होते वो रेगुलर हो जाती है. Menstrual cycle is controlled by hormones. The cycle includes the maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. Menstrual cycle hormone control कर रहा है. Maturation of egg है जो कि actually lining पूरी blood vessels के साथ shed off हो जाती है अगर fertilization egg का नहीं हुआ है. In case the egg is fertilized, it begins to divide and gets embedded in the uterus for further development as you have learned in chapter 9. यहाँ पे आपने इस पिक्चर में देखा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म से मेटिंग हो जाती है, तब वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और जाइगोट एक बेबी में कन्वर्ट. So the next very important topic is how is the sex of baby determined. So inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes in fertilized egg. आपने रिप्रोडक्शन एनिमल्स के चैप्टर में देखा होगा कि जब एग स्पर्म से मेट करता है या फर्टिलाइज होता है तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है. वही जाइगोट फर्दर डिवीजन के बाद एक फीटस, एक स्मॉल बेबी में डेवलप हो जाता है. तो जो ये जाइगोट है यही बेबी का सेक्स कैरी कर रहा है क्योंकि जाइगोट में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं और वही क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम्स जो कि जाइगोट में प्रेजेंट है वही डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द ऑर्गन्स. 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosomes. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं 200 पेयर्स. 200 पेयर्स में से 22 तो सेम होते हैं मेल में भी और फीमेल में, लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो
सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 23rd क्रोमोसोम है वही सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में होता है X एंड Y और फीमेल में होता है X एंड X। So this is called sex chromosome. You can see this in the picture. इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ये X एंड Y क्रोमोसोम जो कि मेल का सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और ये है पिक्चर जिसमें दिखाया हुआ है कि फीमेल में X और X होता है और मेल में X एंड Y क्रोमोसोम्स होते हैं। The gametes, egg and sperm, have only one set of chromosome. जब एग और स्पर्म मेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब एग में भी क्रोमोसोम था और स्पर्म में भी क्रोमोसोम था। अब एग का क्रोमोसोम आएगा जाइगोट में या स्पर्म का क्रोमोसोम आएगा, वही सेक्स डिटरमाइन करता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑलवेज हैज़ वन एक्स क्रोमोसोम्स बट द स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड्स। वन काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड अदर काइंड हैज़ अ वाई क्रोमोसोम। जो जाइगोट होगा उसमें एक्स क्रोमोसोम परमानेंट होगा ही होगा, लेकिन दूसरा क्रोमोसोम कौन सा आएगा, एक्स आएगा या फिर वाई, ये डिफाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब आप इस पिक्चर में देखिए, फीमेल से एग गया जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, मेल से स्पर्म्स गए जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल से भी आया। अब फीमेल के पास 2 एक्स थे, कोई सा भी एक्स एक जा सकता है, मान लीजिए कोई सा भी एक एक्स आ गया। अब मेल में भी क्रोमोसोम्स हैं 23rd पेयर, एक है एक्स और एक है वाई। अब क्वेश्चन है कि कौन सा एम्ब्रियो में गया होगा, वही सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन करेगा। When a sperm containing X chromosomes fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and it develops into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. अब हम देख सकते हैं कि बॉय के पास है X एंड Y, जबकि गर्ल के पास है X एंड X। तो जब X और X मीट करेंगे तब गर्ल चाइल्ड होती है, और जब Y और X मीट करते हैं तब बॉय चाइल्ड होता है। ये क्रॉस हमने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। फादर के पास है X एंड Y, मदर के पास है X Y। अब पहली बार जब ये X से मेट हुआ तब गर्ल चाइल्ड हुई, दूसरी बार ये Y X से मेट हुआ तब बॉय चाइल्ड। सिमिलरली फिर से ये X से मेट हुआ तो गर्ल चाइल्ड और X Y से मेट हुआ तो बॉय चाइल्ड। तो दैट मीन्स XY बॉय चाइल्ड है और XX गर्ल। इसके अलावा सेक्स क्रोमोसोम्स के स्टडी करने के अलावा, ये सेक्स हार्मोन्स को स्टडी करने के अलावा हमारे पास और भी सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे एडोलेसेंट टाइम पे एक्टिव होते हैं और हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। सो लेट्स सी दिस इन द पिक्चर। ये ह्यूमन बॉडी है। पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ एड्रिनल है, पेनक्रियाज। और सेक्स ऑर्गन्स में ओवरी एंड टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स in the body such as thyroid, pancreas and adrenal. Let's study the function of these. Thyroid gland, it secretes thyroxine hormone. Thyroxine वो thyroid gland से आया है, and deficiency of thyroxine may cause goiter. You can see this in the picture. आपने शायद देखा भी होगा goiter से ग्रस्त किसी भी इंसान को वो डेफिशिएंसी होती है थायरॉक्सिन की। जब थायराइड ग्लैंड एक सर्टेन अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा तब गॉइटर होता है।
गॉइटर से बचने के लिए आयोडीन रिच सप्लीमेंट या आयोडीन रिच फूड लेना चाहिए। बेसिकली आयोडीन हमें मिलता है सॉल्ट से। ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं खाना चाहिए, एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमें लेना चाहिए ताकि हमें आयोडीन मिल सके। और आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड्स also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. It maintains the correct salt balance in the blood. Adrenal glands adrenaline hormone secrete करते हैं। एड्रेनालिन वर्क करता है जब हम ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं तब भी एड्रेनालिन सिक्रेट होता है। जब हम ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, नर्वस होते हैं या हम बहुत गुस्से में होते हैं तब भी एड्रेनालिन हार्मोन हमें बैलेंस करने के लिए सिक्रेट होता है। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। इट सिक्रेट्स द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन विच मेंटेन्स द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन में कॉज डायबिटीज़। पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। जब शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें डायबिटीज़ कह देगा। डायबिटीज़ हो सकती है जब शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो पेनक्रियाज जब इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है तो वो भी एक सर्टेन अमाउंट में सिक्रेशन होता है ताकि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सके, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। So role of hormones in completing the life history of insects and frogs. Changes from the larva to adult in silkworm is called metamorphosis. आपने सिल्कवर्म का लाइफ साइकिल और फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा। सिल्कवर्म का लाइफ साइकिल आपने 7th ग्रेड में पढ़ा है और फ्रॉग का लाइफ साइकिल आपने चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन एनिमल्स में पढ़ा। तो जब आपने देखा कि स्मॉल टेडपोल एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया और एक लार्वा सिल्कवर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक प्रोसेस है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट्स के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है जो कि इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है, जबकि फ्रॉग में होने वाली मेटामॉर्फोसिस थायराइड ग्लैंड जो कि फ्रॉग में प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड वो कंट्रोल करता है। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वही थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है टेडपोल को फ्रॉग में कन्वर्ट करने के लिए। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए आयोडीन रिस्पॉन्सिबल है। तो जब फ्रॉग एग लेज करती है किसी भी पॉन्ड में या किसी भी वाटर में, तो वहाँ पे थायराइड आयोडीन का प्रेजेंस होता ही है और वही आयोडीन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन सिक्रेट करने के लिए, और तभी टेडपोल एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए देख सकते हैं हम हार्मोन का रोल फ्रॉग की लाइफ साइकिल में। तो दैट मीन्स कि हार्मोन का रोल फ्रॉग की लाइफ साइकिल में भी प्ले कर रहा है, एंड द हार्मोन इज थायरॉक्सिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड थायराइड ग्लैंड with the help of the iodine which was present in the water where the frog has laid the eggs. जहाँ eggs दिए थे frog ने, वहाँ पे प्रेजेंट आयोडीन थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन सिक्रेट करने में हेल्प करती है और एक टेडपोल एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब एडोलेसेंट या प्यूबर्टी एज पे पहुंचने के बाद मेल और फीमेल्स में इतने सारे चेंजेस होते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तब उसकी हेल्थ को मेंटेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे हर टीनेज को अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान भी देना चाहिए। The physical and the mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. It's not important कि एक बच्चा था तब उसे हमें बैलेंस डाइट नहीं दिया या फिर हमें टीनेज को बैलेंस डाइट देना है, नहीं। एट एवरी एज हमें अपनी हेल्थ का, अपने खाने पीने का और अपने हाइजीन का एक प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए।
बट कहते हैं कि टीनेज एक ग्रोइंग एज होती है, उस समय हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। सो न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट, इस टाइम पे आपके न्यूट्रिशनल नीड बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान रखना ये है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं, क्योंकि हम खाते बहुत कुछ हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। इसलिए कोशिश करें कि इस टाइम पे आप हाईली बैलेंस्ड डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन नरिशमेंट के लिए फूड लें। ईट बैलेंस मील्स। व्हेन कुकिंग फॉर योर एडोलेसेंट, ट्राई टू बेक और ब्रॉयल इंस्टेड ऑफ फ्राई। फ्राइड खाना उस टाइम पे हमें अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे खान पान का जो तरीका है वो इतना चेंज हो गया है कि हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जंक फूड को अवॉइड करके होममेड फूड ही प्रेफर करें, जिसमें स्टीम या ब्रॉयल फूड ज़्यादा हो बट फ्राइड फूड कम हो। मेक श्योर योर एडोलेसेंट वॉचेस एंड डिक्रीजेस इफ नेसेसरी हिज और हर शुगर इनटेक। शुगर इनटेक का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि हो सकता है आजकल किसी भी कोई एज डिफाइन नहीं है डायबिटीज़ के लिए, तो हो सकता है ज़्यादा शुगर इनटेक हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं शुगर बॉडी के लिए किसी भी तरीके से अच्छी नहीं मानी जाती। शुगर बस टेस्ट के लिए मीठा है और लोगों को खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सिर्फ इसीलिए लेते हैं, लेकिन शुगर का कोई न्यूट्रिशन वैल्यू देखा नहीं गया है अभी तक। इसलिए हमें अपना शुगर इनटेक भी उस टाइम पे चेक करना चाहिए। ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर अ स्नैक। स्नैक में समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा अवॉइड करके हमें फ्रूट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। डिक्रीज द यूज़ ऑफ बटर एंड हैवी ग्रेवीज। ज़्यादा ग्रेवी वाले फूड, बटर, ये सब हमें, घी या फिर बटर, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में हमें फैट्स का रिक्वायरमेंट भी होता है बॉडी के लिए। ईट मोर चिकन एंड फिश, लिमिट रेड मीट इनटेक एंड चूज़ लीन कट्स व्हेन पॉसिबल। चिकन और फिश ज़्यादा खाने के लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि उस टाइम हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, इसलिए हमें प्रोटीन इनटेक पे ध्यान देना है। स्वीट्स एंड डेजर्ट्स को अवॉइड करना है। मीट, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट खाने हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल एंड पल्सेस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी आर गुड फॉर एडोलेसेंट। उस टाइम पे हमारा आयरन इंटेक, स्पेशली फीमेल बॉडी में आयरन इंटेक ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी मतलब गुड़, मीट, सिट्रस फ्रूट्स मतलब लेमन, ऑरेंजेस, ये सब लेना चाहिए। इंडियन गूसबेरी, आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है, वो हमें एडोलेसेंट को प्रेफर करना चाहिए खाने के लिए। आर इंडियन मील ऑफ रोटी एंड राइस, दाल एंड वेजिटेबल इज़ अ बैलेंस मील। दोपहर में बैठ कर के आराम से दाल, रोटी, सब्जी, पूरा सैलेड के साथ हमें खाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ गुड बैलेंस मील। मिल्क इज़ द बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। 2 गिलास दूध, 1 गिलास दूध, जितना भी है, लेकिन दूध हमें लेना ही है, और उसके साथ साथ स्नैक्स में हमें फ्रूट्स लेने हैं और जंक फूड को अवॉइड करना है। फॉर इन्फेंट्स, मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। इन्फेंट्स के लिए बोला जाता है कि उस टाइम पर उनको नरिशमेंट सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क से मिलता है। अभी नरिशमेंट की बात करते वक्त मैंने आपको ऑलरेडी बताया, से नो टू जंक फूड। चिप्स हो गए, पैक्ड और टिन स्नैक हो गए, ये सब में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। टेस्ट के लिए भले ही अच्छे लग सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी आपने खा लिया, लेकिन हमेशा की आदत इनको नहीं बनाई है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द पर्सनल हाइजीन ऑफ एन एडोलेसेंट। Everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for a teenager because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly. इस टाइम पे स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो चुके होते हैं, और ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करो चाहे नहीं करो, कुछ भी नहीं, पर स्वेटिंग से बहुत स्मेल भी जनरेट होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ नहाएं
और नहाएं, क्लीन रहें और क्लीन कपड़े पहनें। रिपीट नहीं करें क्लोथ्स को, स्वेट वाले क्लोथ्स को वॉश कर दें और फ्रेश क्लोथ्स पहनें। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब आप ज़्यादा अपनी क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of the menstruation. गर्ल्स को अपनी क्लीनलीनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 3 या 5 डेज़ का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उस टाइम पे यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि कब आपको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, नेक्स्ट कब होगा। इसलिए आपको उस टाइम पे बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट भी लेना है, अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज, प्ले आउटडोर गेम्स। सबको उस टाइम पर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी हाइट ग्रो हो रही होती है, हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, और वॉकिंग या प्लेइंग फ्रेश एयर में जाकर के हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी बॉडी को फिट रखता है, हमें हेल्दी रखता है। से नो टू ड्रग्स। आपने देखा होगा कि इस एज में ज़्यादातर बच्चे ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मूवीज़ में देखते हैं या आजकल गानों में भी आप देखते हैं कि ड्रग्स का दिखाते हैं, बट हमें ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। ड्रग्स लेने से आप उसकी तरफ एडिक्टेड हो सकते हैं, और आपने देखे हैं ड्रग्स लेने का जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बहुत वर्स हैं। Adolescence is a period of much activity in body and mind, which is normal part of growing up. So do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. आप लोग को ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर एनर्जी का इतना फ्लो हो रहा है कि उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए चलो ड्रग्स ले लो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in long run. They ruin health and happiness. आपने नॉर्मली हर जगह देखा होगा कि ड्रग्स के इनटेक का जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत ही बेकार हैं। आपकी हेल्थ भी ruin कर देते हैं, आपकी लाइफ भी ruin कर देते हैं। You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus, HIV. Virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि एक डेंजरस वायरस है HIV, और ये डेडली है, लीथल वायरस है ये। इसके पास ये वायरस किसी भी नॉर्मल इंसान को पास हो सकता है अगर किसी HIV ग्रस्त ने उस ड्रग का यूज़ किया हो, उस इंजेक्टेड सिरिंज का यूज़ करके आपको वो पकड़ा दे और आपको भी वो HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर कोई इन्फेक्टेड मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी वायरस बच्चे में जा सकता है। The virus can also be transmitted through sexual contact with the person infected with HIV. कोई भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर भी HIV ट्रांसफ़र होता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं HIV या एड्स ट्रांसमिट कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। टच करने से, साथ में खाना खाने से, इंसेक्ट्स के थ्रू नहीं होता HIV ट्रांसफ़र। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन लाइज बिटवीन हर डैश एंड मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, menarche, ovulation. Second question is, adolescence is the period of 5 to 10 years, 11 to 19 years, 22 to 28 years, 30 to 40 years. Third question, testes secretes thyroxine, estrogen, testosterone, iodine. And you are watching this video on your favorite English Baba channel.
आपने इस वीडियो को पूरा देखा, समझा, उसके लिए थैंक यू। इसको समझने के लिए चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन एनिमल्स जो कि पहले से अपलोड हो गया इंग्लिश पापा पे, वो भी ज़रूर देखिएगा। हमें सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे इंग्लिश पापा 1 to 3 and you can follow us on Instagram englishpapa.ev. Thank you for watching the video. Bye.